जिसका आपको पता नहीं है तो आप गलती करेंगे। बेहतर ये होगा कि आप हाईवेज पर कन्फाइन करें। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी सक्खर से हैदराबाद हाईवे को बनाने की है, कराची हैदराबाद हाईवे को मेंटेन करने की है, खराब सूरत हाल है हाईवे की, जिनकी बहुत खराब सूरत हाल है इस वक्त। आप अपना जो बुनियादी काम है वो तो आप नहीं कर रहे, लेकिन अपने बुख्स की वजह से, वो बुख्स जो कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते आप और दूसरों के काम में दखल अंदाजी करते हैं। और मैं बड़े एहतराम के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि मुराद सईद साहब ने एक बार फिर दखल अंदाजी करने की कोशिश की और पार्लियामान जैसे मुकद्दस इदारे में गलत बयानी से काम लिया है। मुराद सईद साहब कहते हैं कि बुंडाल बुड्डू पर ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत ने उसका सही किया, उनका इख्तियार है। और वो कहते हैं सुदूर जो है माजी में भी ऑर्डिनेंस इशू करते थे। मुराद सईद साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सदर को इख्तियार हासिल है कि वो काबीना की एडवाइस पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, लेकिन वो ऑर्डिनेंस उसी इशू पर जारी कर सकता है जिसकी जुरिसडिक्शन वफाक की हो। सदर मुमलिकत किसी सूबाई मामले में मदाखलत नहीं कर सकते, वफाकी काबीना किसी सूबाई मामले में मदाखलत नहीं कर सकते। वफाकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उन मामलात पर कन्फाइन करती है जिसकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हुकूमत के पास है। और ये बात आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 97 में लिखी है। आज मैं मुराद सईद जैसे लोगों को सुनाना चाहूंगा। जिस आइन पर आप हल्फ लेते हैं, जरा उस आईने पाकिस्तान को पढ़ लें कि वो क्या कहता है। आर्टिकल 97 में लिखा गया है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन। वफाक की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहां कहां हो सकती है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कानून आइन के मातहत the executive authority of the federation shall extend to matters with respect to which Majlis Shura has power to make laws, including exercise rights, authority and jurisdiction in and relation to areas outside Pakistan। यानी कि वफाकी हुकूमत का इख्तियार उन इशूज के ऊपर है जो कि पार्लियामान जिसकी कानून साजी कर सकता है। जमीन एक सूबाई सब्जेक्ट है। हर सूबे की हद आर्टिकल 1 में आईने पाकिस्तान ने डिफाइन कर दी है। उस हद के अंदर जो जमीन है वो वफाकी हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, वो सूबाई हुकूमतों की मिल्कियत है। जो सिंध में है वो सिंध की मिल्कियत, जो पंजाब में है वो पंजाब की मिल्कियत है, जो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में है वो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मिल्कियत है। तो ये आइलैंड जो है, जो सूबाई सिंध की कोस्ट पर है, ये सूबाई सिंध की हुकूमत की मिल्कियत है। जो बलूचिस्तान की कोस्ट पर है वो बलूचिस्तान की हुकूमत की मिल्कियत है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट देख लीजिए मुराद सईद साहब। अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में कहीं पर भी आइलैंड का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास आता है तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए। मैं क्यों कहता हूं कि आइलैंड सूबे के पास आते हैं। आर्टिकल 172, आर्टिकल 172 आईने पाकिस्तान का सब आर्टिकल 2 आईने पाकिस्तान फरमाता है, ऑल लैंड्स मिनरल्स एंड अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ और अंडरलाइंग द ओशन बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ पाकिस्तान शैल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट। क्या वर्ड यूज हुआ है? बियॉन्ड, यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर, वो वफाक के पास हैं। जो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर हैं
वो सूबों के पास हैं। और 2010 में सूबाए सिंध के हवाले से एक मुकदमे में सिंध हाई कोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि आइलैंड जो हैं वो सूबाई हुकूमत की मिल्कियत है। इन तमाम चीज़ों के बाद कोई इबहाम नहीं रहता कि ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये मिल्कियत सूबाई हुकूमत की है। अब आप कहते हैं कि नहीं, ये मिल्कियत ही वफाक की है, तो मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा, आईने पाकिस्तान तो इस बात की इजाज़त नहीं देता, तो मिल्कियत कैसे क्रिएट हो रही है आपकी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये कहते हैं मिल्कियत हमारी है क्योंकि ये पोर्ट कासिम के एरिया में आती है। मैं आप सब दोस्तों को बताना चाहूँगा कि पोर्ट कासिम का कानून शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में पास कराया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने 1973-74 ने पोर्ट कासिम को पोर्ट कासिम के लिए ज़मीन अलॉट की 10,000 एकड़। ये डॉक्यूमेंटेड है। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब वज़ीर आला थे। सिंध हुकूमत ने, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट ने पोर्ट कासिम को ज़मीन ट्रांसफ़र की पोर्ट कासिम स्टैब्लिश करने के लिए। तो कैसे इनकी मिल्कियत हो सकती है? दूसरी चीज़, मुराद सईद साहब भी कहते हैं, अली ज़ैदी साहब भी कहते हैं और बाकी वफाकी वज़रा भी कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत ने इसकी एनओसी दी थी हमें। हमने उनसे एनओसी मांगी थी कि हम ये डेवलप करना चाहते हैं और सिंध हुकूमत ने इसकी एनओसी दी। मैं बड़ा बुनियादी सवाल पूछना चाहूँगा, अगर मिल्कियत वफाकी हुकूमत की है तो क्या सूबाई हुकूमत से आप एनओसी मांगेंगे? क्या पोर्ट कासिम में कोई डेवलपमेंट जब होती है, पोर्ट कासिम की हुदूद में या केपीटी की हुदूद में कोई डेवलपमेंट होती है, तो क्या पोर्ट कासिम, क्या केपीटी सूबाई हुकूमत से इजाज़त मांगती है? अगर इस्लामाबाद में कोई डेवलपमेंट होती है तो क्या वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत से, केपी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से इजाज़त मांगती है? क्यों? क्योंकि टेरिटरी डिफाइन की हुई आईन है पाकिस्तान में। तो ये नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ को अपने हिसाब से ट्विस्ट करें। एक तरफ आप कहते हैं ये मिल्कियत हमारी है, लेकिन फिर आप खुद ही कहते हैं कि हमने एनओसी सिंध हुकूमत से मांगी। और मैं गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, बड़े एहतराम के साथ। जो ख़त सिंध हुकूमत ने अरसाल किया था वो ख़त पढ़ लें, उसके अंदर अगर कहीं पर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिंध हुकूमत ने दिया है तो आप मुझे बता दीजिए। ये जालियत है, गलत बयानी है। जो लोग पार्लियामान पे खड़े होकर इस तरह की बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बातें करते हैं, आईनी एतबार से ये आइलैंड्स सूबाई सिंध की मिल्कियत है। बुंडाल बुड्डू सूबाई सिंध की आवाम की, सूबाई सिंध की हुकूमत की मिल्कियत है। आपको खुद इस बात का एहसास है कि ये सूबाई सिंध की मिल्कियत है, इसलिए आप लोगों ने ख़त लिखा हमें। फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये पोर्ट कासिम की मिल्कियत है। फिर आप कहते हैं ये वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है। फिर आप कहते हैं कि जी एनओसी दे दी गई थी। उस खत में कहीं पर भी अगर एनओसी है, पढ़ लें उसको। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी से पढ़वा लें। आप तमाम दोस्तों के पास वो खत मौजूद है। खुदारा पार्लियामान जैसे मुक़द्दस इदारे में खड़े होके अपने सियासी बुख्स की खातिर, अपने मफादात की खातिर, अपनी एटीएम्स की खातिर गलत बयानी ना करें। ये आइलैंड्स सूबाई सिंध की मिल्कियत थे, मिल्कियत हैं और इंशाअल्लाह मिल्कियत रहेंगे। और हम वफाकी हुकूमत को गैर कानूनी, गैर आइनी तरीक़ेकार से इन आइलैंड्स की चाइना कटिंग नहीं करने देंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध की आवाम का, सिंध की आवाम के नुमाइंदा
इदारे सिंध असेंबली का, सिविल सोसाइटी का, मीडिया का, जिन्होंने इस अहम मुकदमे में हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से ये गैर आइनी ऑर्डिनेंस को, गैर कानूनी ऑर्डिनेंस को पार्लियामान में टेबल नहीं कर पाए। इनके अंदर इतनी ना कानूनी ना इखलाकी जुर्रत थी कि आइलैंड पेश कर पाते, और आपने देखा ये बैक ट्रैक कर गए और अब ये अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स पार्लियामान में देते हैं। मैं एक बार फिर ये बावर कराना चाहूँगा कि इनके गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स की वजह से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। सूबाई सिंध की हुकूमत सूबाई सिंध की आवाम के आइनी हुकूक की जामिन और मुहाफ़िज़ है, और इंशाअल्लाह इस आइन के तहत जो जिम्मेदारियाँ हुकूमत सिंध को अपनी आवाम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है, वो जिम्मेदारियाँ निभाई जाएंगी इंशाअल्लाह, और निभाते हम रहेंगे। गैस के इशू पर अब इम्तियाज़ शेख साहब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने बातें की वो माइंड सेट ज़ाहिर कर रही हैं वफाकी वज़रा का, वफाकी हुकूमत का, कि वो सिंध के वसाइल से के ऊपर किस तरह की नज़र रखे हुए हैं। मतलब सिंध को जो उनका आइनी हक है वो तो देना नहीं है, सिंध को जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोटें जो सिंध के अवाम चाहते हैं वो तो देना नहीं है, लेकिन कभी आइलैंड्स की ज़मीन पे नज़र है, तो कभी स्टील मिल की ज़मीन पे नज़र है, तो कभी सिंध की गैस जो है चोरी की जाती है, कभी फिर बिजली जो है सिंध की पैदावार जो है वो भी आप ले जाते हैं और फिर हमें 18 घंटे की लोड शेडिंग कराते हैं। NFC अवार्ड है वो आप हमें नहीं देते। मतलब ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मतलब कई बार वज़ीर आला सिंध अपना असेंबली में भी और CCI की मीटिंग्स में भी और जो रिलेवेंट फोरम्स हैं वहाँ बात कर चुके हैं। तो आज फिर हम वही बात कर रहे हैं कि देने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ वो सिंध के वसाइल को लूट मार करना चाहते हैं। और जो आपने आइलैंड्स की बात की, बहुत ही वाज़ेह तौर पे आइनी और जो कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट्स के फैसलों के मुताबिक जिस तरह मुर्तज़ा वहाब से बात की, लेकिन मैं उन इन्वेस्टर्स को भी मतलब ख़बरदार करना चाहता हूँ जो कि उनसे अपना आइलैंड्स पे आने की कोशिश करेंगे, उनके सामने सिंध के अवाम खड़े होंगे, वो इस तरह अपना वहाँ काम नहीं कर सकेंगे। ये मैं बिल्कुल उनको वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी वहाँ इन्वेस्टर आना चाहता है। तो मैं अब गैस के बारे में तफसील से बात करूँ। गैस का बार बार हम जिक्र करते हैं उनकी नायाबी का। कल एक फिर और लेटर गया है सुई सदरन से, जिसमें मुकम्मल तौर पे कैप्टिव पावर प्लांट्स की और इंडस्ट्रीज़ की गैस बंद कर दी गई है। बड़ी मुश्किल से जो कि कोविड की वजह से और नाअहलियत जो फेडरल गवर्नमेंट की है उसकी वजह से जो मईशत को नुकसान पहुंचा था, फिर कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसमें कोशिश की और ख़ास तौर पे सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोशिश की, लेकिन फिर उनको फेल करने की कोशिश की जा रही है और मुकम्मल तौर पे उनकी गैस बंद कर दी गई है, जिससे उनके मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर्स में जो कि दुनिया से उनको मिले हुए हैं उनकी तरसील उनको पहुंचाना वक्त पे और उनको मतलब वहाँ डिलीवर करना, मैं समझता हूँ कि वो एक साजिश के तहत उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और वो मुमकिन नहीं हो सकेगा इनके लिए, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, कि वो कर सकें। ये भी बार बार कल वज़ीर आला साहब ने भी बताया, मैं भी असेंबली में सवाल जवाब में बता चुका हूँ और आज फिर बताते हैं कि सिंध के पास वाफिर मिक़दार में गैस मौजूद है और आप वो सुई नॉर्दर्न गैस को दे रहे हैं। सिंध के गैस पे डाका डाला जा रहा है, उसको बराए मेहरबानी पाकिस्तान के आइन के हवाले से, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको बंद किया जाए और वो गैस जो है वो सिंध के लोगों को, सिंध की इंडस्ट्रीज़ को, सिंध के घरों को, जहाँ इस वक्त लोग घरों में गैस की वजह से परेशान हैं, वहाँ दिया जाए। हम ये बार बार मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि शायद उनके कान पे कोई जूं रेंग जाए और वो आइनी मसला हल कर सकें, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर उनके इस तरह के उल्टे सीधे बयान आ जाते हैं और एक वज़ीर साहबान आते हैं, वज़ीरों की वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डेली की बुनियाद पर और फिर वो अलिफ लैला की दास्तान शुरू करते हैं 20 साल पुराने, 30 साल पुराने मसलों से कि ये हो गया। भाई आप हमें बताएं कि आपने 2.5 साल में ये जो पावर ब्रेक डाउन हुआ, इसमें जो आप कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का मसला था,
तो आप लोगों ने क्या किया इस वक्त तक? इसमें क्यों मसला हल नहीं हो सका? आपने 4 छोटे अफसरों को अपना जो वहाँ थे गुड्डू में, उनको सस्पेंड करके छोड़ दिया। हमने कल भी मुतालबा किया था, आज फिर मुतालबा करता हूँ मैं कि जी इस पर इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए, इंडिपेंडेंट, इसमें जो पावर जो सेक्टर के लोगों को बिठाया जाए और सूबाई हुकूमतों को इसमें बिठाया जाए, तब जाके पूरी बात खुलेगी। और तयन किया जाए ज़िम्मेदारी का। NTDC जो कि मतलब सिंध हुकूमत की STDC को भी काम करने नहीं देती और ख़ुद भी वो काम नहीं करते। मैं समझता हूँ उसके सरबराह को फौरी तौर पर बरतरफ करना चाहिए, ताकि मतलब किसी पे तो ज़िम्मेदारी आयद हो, किसी पे तो ज़िम्मेदारी पड़े और पता चले कि कोई ना कोई इसमें ज़िम्मेदार है। अब सिर्फ 16 ग्रेड के अफसरों को, 4 अफसरों को सस्पेंड करके अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। उनकी जान नहीं छूटेगी, हम इसको परसू करेंगे और इंशाल्लाह इस पर इंक्वायरी कमीशन बिठवा के रहेंगे। तो इसी बस मकसद के लिए मैंने आज मिर्ज़ा भाई को रिक्वेस्ट की कि आप आएंगे तो मैं आपके साथ उसमें आऊँगा। तो ये अहम तरीन मसला है हमारे लोगों का, इस वक्त पूरे मुल्क का मसला है ये। और इनकी नाहलियत ये है कि खुद हमारी गैस तो हमें नहीं देते, लेकिन जहाँ गैस की शॉर्टेज है वहाँ ये अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितनी गैस की शॉर्टेज होगी, ताकि वो गैस की शॉर्टेज पूरी कर सकें और इंपोर्ट कर सकें, LNG RLNG इंपोर्ट कर सकें। आप देखें कि पूरा मुल्क इस वक्त गैस के शदीद बहरान से दो चार है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की और इनके जो वज़रा हैं, जो इनकी डिवीजन्स हैं, उनकी नाअहली है कि सिर्फ वो गैस भी ना उन्होंने मंगवाई और जो हमारी गैस है वो हमें नहीं दी जा रही। तो मैं यही कहना चाहता था, मजीद कुछ बात करना हो तो सिर्फ मैं बात ऐड करूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सूबाई सिंध पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट जो है वो सूबाई सिंध से होती है। और ये जो SSGC का कल लेट आवर्स में फ़ैसला है कि इवन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की अब गैस इन्होंने बंद कर दिया, सप्लाई को, कैप्टिव पावर को इन्होंने बंद कर दिया है, जैसे शेख साहब कह रहे थे, ये शो करता है वो माइंडसेट। और SSGC वफाकी हुकूमत कंट्रोल करती है। या आप देख लीजिए कि किस तरीके से अपनी नाअहली को इन टाइम LNG इंपोर्ट नहीं कर पाते, अपनी नाअहली को कवर करने के लिए बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती करें। बट उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर यहाँ की सनत बंद होगी तो वो जो एक्सपोर्ट का जिसका बार बार वज़ीर आज़म बात करते हैं, उसकी 60% सूबाई सिंध से जाती है। ये शो करता है कि अपने बुग़्ज़ में ये एक्चुअली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये बता दें कि कल बकौल आपके ये पहली नहीं बल्कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस इम्तियाज शेख साहब भी कर चुके, आप भी कर चुके, तो मसला तो हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जब ये सारी चीजें आईनी के आर्टिकल का भी आप हवाला दे रहे हैं, तो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्यों नहीं रब्ता किया जाता सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का हक है, जो इस वक्त सनत का पहिया जाम है, घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं और उसके अलावा भी जो मसाइल हैं, तो कम से कम आप इस पे अदालत क्यों नहीं जाते? ये लोग अदालती फैसले को मानते हैं। ये मैं 13 जनवरी 2011 का फैसला लहरा देता हूँ। अदालती फैसला है। ये लोग अदालतों का भी एहतराम नहीं करते हैं, आइन में लिखी हुई बातों का एहतराम नहीं करते, लोगों का एहतराम नहीं करते, अपने वादे को वफा करने पर बिलीव नहीं करते। मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत को भी अब कोई सख्त फैसला करना पड़ेगा इस इनकॉम्पिटेंस, इस नाअहली के हवाले से, कि इस तरीके से नहीं चल सकता कि पाकिस्तान की 68% गैस प्रोड्यूस सूबाई सिंध करे और हमारे घरेलू सार्फिन को, हमारे सनतकारों को, हमारे ट्रांसपोर्टर्स को गैस की लोड शेडिंग का सामना हो। खैबर पख्तूनख्वा में उसको इससे की गैस मिल रही है, उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है। आर्टिकल 158 को खैबर पख्तूनख्वा के लिए फॉलो किया जाता है, लेकिन सूबाई सिंध के लिए, SSGC के लिए वफाकी हुकूमत फॉलो नहीं कर रही। मैं समझता हूँ मीडिया का बड़ा अहम किरदार है अभी है कि इनके इस बुक्स को, इनकी इस इनकॉम्पिटेंस को आप भी मीडिया पर हाईलाइट करें, बिकॉज इनके बुक्स की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। 60% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सूबाई सिंध से जाती है। अगर ये सनतें नहीं चलेंगी तो पाकिस्तान वो अहम ज़र मुबादला कैसे कमा पाएगा? ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने कल अपनी कार वज़रा की कारकर्दगी का नोटिस लिया है, ऐसा ना हो कि ये गैस बहरान और बिजली शॉर्टफॉल का भी नोटिस ले। मतलब जब नोटिस लेते हैं तो तबाही और बढ़ जाती है। तो अल्लाह खैर करे, कल के नोटिस के बाद अब क्या होगा, शायद 52 से वज़ीर बढ़ा के 62 हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे, 70 वज़ीर हो जाएंगे,
क्योंकि इनको शायद वज़ीरों की फ़ौज पालने का ज़्यादा शौक़ है। लेकिन कल जो स्टेटमेंट टीवी पर चला है वो भी उस आमिराना तर्ज हुक्मरानी की अक्कासी करता है कि फॉलो ओन गवर्नमेंट डिसीजंस और क्विट गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने वफाकी वज़रा को भी कह दिया कि तुम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो काम करो वरना काम मैं करने नहीं दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने पिछले 2.5 साल में ये साबित किया है अपनी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से कि वो गवर्नेंस में बिलीव नहीं करते हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस में बिलीव करते हैं, वो काम में बिलीव नहीं करते हैं, बयानबाजी में बिलीव करते हैं, और इसी रविश को वो अनफॉर्चुनेटली जारी रखे हुए हैं। ये शेख साहब पूछते हैं। पर उतां जा जेके मक़ामी माण्हू आहिनि, वाईपानी शहर जे पासे मां लाइन गुज़रे थी, टंडरईम खान शहर जे विचां लाइन गुज़रे थी गैस जी, उहो गैस अची एसएसजी जे लाइननि में विझनि था, पर उतां जा जेके मक़ामी माण्हू आहिनि उन्हनि जे ॻोठनि खे शहरनि खे गैस नथी मिले। तव्हां इन बाबति छा कयो आहे? ॻाल्हायो इन में असां मसइलो उन्हनि सां खियल आहे, इहे न आहे जी कंपनी आहे जेका जोही साइट ते जेका कमु करे पई उन सां खियल आहे, ऐं कोर्ट बि सिंध हाई कोर्ट में बि इहो केस हले थो पियो। पर सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे त जेका बि 5 किलोमीटरनि जे अंदरि जिथे गैस निकिरे थी ऐं उन आस पास जे ॻोठनि खे बिजली ॾियनि, गैस ॾियनि था पिया, उहा स्कीम हले थी पई। इहो जेके तव्हां ॻोठ चओ था असां उन्हनि खे बि ॾिसी था वठूं पिया, अगरि का असांखे का ॻोठनि जी तफ़सील मिली वञे त असां उन ते बि इनशाला कार्रवाई कराए उनखे गैस ॾियारींदासीं। सब ये बता दें कि आइन में वाज़े तौर पर है और वो आइन की मुसलसल जो है खिलाफवर्जी कर रहे हैं, और कोर्ट का आपने मिसाल दिया कि अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलता, तो पॉलिटिकल फोरम में आप जाते जितनी भी नेशनलिस्ट तंजीमें हैं उनसे बात करें और पॉलिटिकल फोरम पे ये मसाइल उठाएं और सिंध के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये बात आपकी सही है, लेकिन जो आइनी फोरम्स हैं वहाँ पर ये बात की जा रही है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जब मीटिंग होती है तो वज़ीर आला सिंध वहाँ पर बात करते हैं, गैस के हवाले से भी बात करते हैं, सेंसस के हवाले से भी बात करते हैं। जब भी हमारी वफाकी हुकूमत से बात होती है, वफाकी हुकूमत को कन्वे करते हैं हम इस चीज़ों को कि आप इस तरीके से हमारे राइट्स को यूज़अप नहीं कर सकते, और उन तमाम चीज़ों को हम जारी और सारी रखेंगे। लेकिन आपने जो पॉलिटिकल बात की, देखिए पीडीएम की जिद्दोजहद ये है कि एक हुकूमत जो कि आइन शिकन हुकूमत है, एक हुकूमत जो कि गैर जमहूरी हुकूमत है, उस हुकूमत को हम चलने नहीं देंगे, और इसीलिए पीडीएम सड़कों पर आई। और आपने देखा कि जहाँ जहाँ पीडीएम गई है आवाम को उसकी पजीराई मिली। परसों आपने मालाकंड में देख लिया कि किस तरीके से मालाकंड की आवाम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़, पीटीआई की वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ रेफरेंडम दिया। तो ये जो अवामी पजीराई मिल रही है ना, उस पजीराई को निगेट करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए ये लोग इस तरह की शरंगेज़ बयानबाजी करते हैं ताकि आप मीडिया के अंदर अटेंशन डाइवर्ट कर सकें। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये इन लोगों की नाअहली है, और उस नाअहली से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, हमारे सूबों को नुकसान हो रहा है, और 22 करोड़ आवाम को नुकसान हो रहा है। बता दें एक तो मेरा सवाल ये है कि सिंध हुकूमत आखिर देर से क्यों जाती है? इतराज़ ये है कि जजीरों से मुतल्लिक़ एक मरतबा फिर ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड कर दिया गया है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? उस सिलसिले में हिकमत अमली, वाज़ेह हिकमत अमली बनाए। अच्छा, आपके सवाल में देखें कितनी अहम चीज़ है कि बताया जा रहा है कि शायद ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। ये वो हुकूमत है जो शफाफियत की बात करती है। इन्होंने 2 सितंबर को ऑर्डिनेंस जारी किया था, मंजर आम पे अक्टूबर में आया, छुपा के रखा है इन्होंने। चोरी करने वाले चीज़ें छुपाते हैं ना, जो लोग सही काम कर रहे होते हैं, जो शफाफियत पर बिलीव करते हैं, वो तो खुल के बात करते हैं। तो अगर ऑर्डिनेंस इन्होंने एक्सटेंड किया है तो वो बैक डोर से नहीं करना चाहिए था। पार्लियामान का इजलास चल रहा है इस वक्त, सेनेट सेशन में है, इतनी हिम्मत है इनके पास, अददी अक्सरियत है, ले आए। मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दोस्त जो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनको अंदाज़ा नहीं है कि बलूचिस्तान के आइलैंड्स के ऊपर ये लोग कब्जा करने जा रहे हैं? क्या जीडीए के हमारे दोस्तों को ये नहीं पता कि सिंध के जज़ायर पर ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या एमक्यूएम के दोस्तों को ये नहीं पता? क्या पीटीआई से, सूबाई सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एमएनएस को, सेनेटर्स को नहीं पता कि ये सूबाई सिंध के आइलैंड्स पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि हम तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और डट के कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो जीडीए वाले हैं, एमक्यूएम वाले हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले हैं, या बाकी सियासी जमात जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ बैठी हैं, ओनस इन लोगों के ऊपर है कि वो अपना किरदार किस तरीके से अदा करते हैं। आया वो
सूबों के आइनी हुकूक के साथ खड़े हुए हैं या एक ऐसी गैर आइनी गैर जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं जो कि सूबों के हुकूक को पामाल करने पर बिलीव करती है। एक तो ये कि अभी आपने कहा कि गैस से मुतालिक सूबाई हुकूमत सख्त फैसले करने जा रही है, क्या मुमकिना ऐसे इकदाम हैं या फैसले हुकूमत करने जा रही है? और दूसरी बात यह है कि आज फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी का इजलास होने जा रहा है, आप इलेक्शन कमीशन से या जो कमेटी है उससे कुछ तवक्को रखेंगे कि इस केस को आगे ले जाया जाएगा? देखिए, जो फैसले किए जाएंगे वो फैसले करने के बाद आपके साथ शेयर कर लिए जाएंगे। फैसले करने से पहले अगर आप कोई बात कर लेते हैं तो और बात नहीं होती तो फिर आप पीटीआई जैसे लगते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई हमें पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम का नाम दे, अल्लाह ना करे। हम जो फैसला करेंगे उस फैसले पर खड़े होंगे और वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जहाँ तक फॉरेन फंडिंग केस का सवाल है, मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इल्तमास है, मुद्दबाना गुजारिश है कि इंसाफ के तकाज़ों को बरूए कार लाते हुए जल्द अज जल्द फ़ैसला किया जाए। बड़े संगीन नौइयत के इल्ज़ामात पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर ने पीटीआई क़यादत के ख़िलाफ़, उसकी फ़ंडिंग के ख़िलाफ़, उसके फाइनेंसिस के हवाले से लगाएं। मैं समझता हूँ जितनी जल्दी इसका फ़ैसला हो उतना अच्छा होगा और पीटीआई के लिए बेहतर है, चूँकि वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं, कि वो स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपना छोड़ दें और इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करें और पाकिस्तान की आवाम को सेटिस्फाई करें कि वो कौन लोग हैं जो उनकी फ़ंडिंग करते हैं, किसके पैसे से ये लोग अपने अखराजात पेयर करते हैं और किसके पैसे से उन्होंने पिछले 22 साल में माशाल्लाह ये अपनी जो सो कॉल्ड जिद्दोजहद की है वो की है। अच्छा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट का बड़ा तस्करा होता है कि एनआईसीवीडी से मुताबिक भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आ गई, वफाकी हुकूमत की वज़ारत से भी रिपोर्ट आई है। अब ये एनआईसीवीडी से मुताबिक रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? कल हलीम आदिल शेख ने भी मिलियन और बिलियन की बातें की इस पर। अच्छा, अगर आप हलीम आदिल शेख साहब से मिलियन बिलियन का डिफरेंस पूछेंगे शायद उनको नहीं पता होगा। ज़मीन का पता हो सकता है, उनसे आप पूछे एकड़ कितना होता है उनको पता होगा। फॉर्म 7 में तब्दीली कैसे होती है ये इनको पता होगा। फॉर्म 2 गट वट फॉर्म ये पता होगा इनको, डे टप्पे का पता होगा, मिलियन बिलियन उनको नहीं पता। माशाल्लाह मैं वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनने जिस बिलियंस का जिक्र किया है मुझे तो लगता है कि एनआईसीवीडी का बजट पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है। ये अनफॉर्चुनेटली इनका काम है शर क्रिएट करना, शर अंगेज़ी करना, सेंसेशनलाइज चीज़ों को करना। जो उन्होंने बातें की वो गलत हैं, वो बेबुनियाद है और एनआईसीवीडी ख़ुद इस हवाले से उनके तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर चुका है। जिस ऑडिट पैरे की वो बात कर रहे थे कल, ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। अल्लाह ताला कहते हैं ना, वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। कल हलीम आदिल शेख ऑडिट पैरास का सहारा लेते हुए, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का सहारा लेते हुए सूबाई सिंध के एक हस्पताल को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और कल उन्हीं की पीटीआई की वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वुज़रा ने कहा कि ऑडिटर जनरल का ऑफिस ब्लैकमेलिंग करे ऑडिट पैरास के ज़रिए। ये आज अखबारात में रिपोर्ट हुआ है। ये कितना बड़ा मैं समझता हूँ कोइंसिडेंस है कि जो इल्ज़ामात वो ख़ुद लगा रहे थे एक इदारे के ख़िलाफ़ ऑडिट पैरास के बेसिस पर, उनकी अपनी सियासी जमात ने, उनकी अपनी वफाकी काबीना ने, उनके अपने वफाकी वुज़रा ने ख़ुद ये कहा और अखबारात में आज रिपोर्ट हुआ है कि वो इदारा किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है लोगों को और अरबों रुपए की करप्शन शायद उस इदारे में है। तो मैं समझता हूँ पहले अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लें, अपने गिरबान पर नज़र डालें। इनको और इरेगुलरिटी का मतलब नहीं पता, इनका डिफरेंस नहीं पता, तो मिलियन बिलियन का डिफरेंस नहीं पता। तो ये आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले आते हैं, आप लोग तो नहीं दिखाते बट उनका सोशल मीडिया दिखा देता है उसके चक्कर में। लेकिन मैं समझता हूँ कि कौम के सामने मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एनआईसीवीडी एक ऐसा इदारा है जिसने पिछले 10-11 साल में बेलौस खिदमत की है।